दोस्तों, बिहार जिले के एक छोटे से गांव में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 26 साल होती है, वह गांव-गांव घरों में भीख मांगा करती थी। एक दिन वह भीख मांगते हुए एक घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और घर के अंदर आवाज लगाने लगती है कि अगर कोई घर के अंदर है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखी हूँ। आवाज लगाने के बाद थोड़ी देर वह इंतजार करती है, लेकिन घर के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता है। ना उसकी कोई आवाज सुनता है, ना उसका कोई सवाल का जवाब देता है। तो वह भिखारन अब वहां से मायूसी का चेहरा लेकर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। एक व्यक्ति उसे रोकते हुए कह रहा था कि रुक जाइए, मैं जरा कुछ काम कर रहा था, तो इसी वजह से मुझे आने में देर हो गई है। इसके बाद वह भिखारन वापस उस घर की तरफ मुंह करती है और उस घर के मेन गेट की तरफ जाने लगती है। इतनी ही देर में जो घर के अंदर से व्यक्ति की आवाज आ रही थी, वह भी गेट के बाहर आ गया था। उस व्यक्ति का नाम प्रीतम होता है और उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। अब प्रीतम एकदम से उस भिखारन की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखने लगता है। अब जैसे ही वह भिखारन प्रीतम को देखती है तो दोबारा से कहने लगती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। लेकिन तभी प्रीतम उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मैंने शायद आपको कहीं देखा है। अब इस बात को सुनकर वो भिखारन एकदम से हंसने लगती है और कहती है कि साहब, आपने मुझे कहाँ देखा होगा, मैं तो भीख मांगती हुई इधर से उधर भटकती फिरती हूँ और भीख मांगते हुए ही आपने मुझे कहीं देख लिया होगा। लेकिन तभी प्रीतम कहता है कि नहीं, शायद मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इस बात को सुनकर वो भिखारन भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि यह व्यक्ति मुझे कैसे जानता है। तो प्रीतम उससे पूछने लगता है कि कहीं आप सोनी की सहेली मंजू तो नहीं हो। अब जैसे ही वह भिखारन अपना नाम सुनती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है कि हाँ, मेरा नाम मंजू ही है, लेकिन आप सोनी को कैसे जानते हो। तो प्रीतम उससे बताता है कि सोनी से मेरी शादी हुई थी, सोनी और मैं एक पति पत्नी है। अब मंजू प्रीतम से कहने लगती है कि सोनी का पति तो बहुत दुबला पतला सा था, लेकिन आप तो अच्छे खासे तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हो। तो प्रीतम हंसते हुए कहता है कि समय के साथ साथ खाने में बदलाव होने की वजह से मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हो गया है। इसके बाद मंजू प्रीतम से कहने लगती है कि सोनी कहाँ है, सोनी अगर घर के अंदर है तो आप उसे बाहर बुलाइए, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। प्रीतम यह बात सुनकर बड़ा मायूस हो जाता है और मायूस चेहरे के साथ बोलता है कि सोनी तो मुझे कब का अकेला छोड़कर चली गई है। यह बात सुनकर मंजू की कुछ समझ में नहीं आता तो वो उससे पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मतलब वो कहाँ चली गई है। तो प्रीतम बताता है कि वो किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई है। मैं और मेरा छोटा भाई इस घर के अंदर अकेले रहते हैं। दरअसल दोस्तों, जो प्रीतम था वह अपने घर में अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था। उनके माँ बाप की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, जिसका नाम सोनी होता है, वह भी उसे धोखा देकर उसे छोड़कर किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। और ये लड़की जिसका नाम मंजू है, जब पहले कभी प्रीतम अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जाया करता था तो वहां पर उसकी सहेलियों में से यह भी एक थी और यह भी वहां पर आकर प्रीतम से मजाक किया करती थी। इसी कारण प्रीतम उसको देखते ही पहचान जाता है और इन दोनों में बातें होने लगती है। अब इस बात को सुनने के बाद मंजू को बहुत बड़ा दुख पहुंचता है, वह भी मायूस हो जाती है। लेकिन तभी प्रीतम उससे कहता है कि खैर छोड़ो इन सब बातों को मंजू, सोच सोच कर परेशान ही होना है। लेकिन यह तो बताओ, मैंने तो सुना था कि आपकी भी शादी हो गई है, लेकिन आप इस तरह से भी क्यों मांग रही हो। इस बात पर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपनी कहानी प्रीतम को बताने लगती है। वह कहती है कि हाँ, मेरी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद जो मेरा पति था वह मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करता था।
एक नंबर का शराबी और नशेड़ी आदमी था। मेरे साथ रोजाना मारपीट करता था। मैं परेशान आ गई थी तो मैं गुस्से में अपने मायके चली आई और मेरे मायके आने की देर थी कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। अब तलाक के बाद मैं अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी, लेकिन समय के साथ साथ मेरे माता पिता को इस बात का बड़ा गहरा सदमा लगा था। पहले तो माँ और फिर मेरे पिता की भी मृत्यु हो जाती है। उनकी मौत होने के बाद घर में जो मेरे भैया भाभी थे वह मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करने लगते हैं और फिर मुझसे बुरा व्यवहार सहन नहीं हुआ और मैं घर छोड़कर यहाँ आ गई। यहाँ रहकर मैंने एक दो जगह जॉब भी करना स्टार्ट किया, लेकिन जहाँ पर भी मैं काम करने के लिए जाती वहाँ पर लोग मुझ पर अपनी गंदी नज़र रखते थे, मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया करते थे। मैंने एक दो कंपनी में नौकरी की थी, लेकिन वहाँ पर भी लोग मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। उसके बाद मैंने घरों में जाकर काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि घर के अंदर तो फैमिली रहा करती है। तो मुझे लगा कि घर के अंदर अगर मैं काम करूंगी तो कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वहां पर भी कुछ घरों के अंदर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ और इसी वजह से परेशान होकर मुझे मजबूरी में भीख मांगनी पड़ती है और मैं भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने एक किराए का कमरा ले रखा है, वहां रहकर मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। मैंने अपना समय व्यतीत करना है। अब मंजू की यह दुख भरी कहानी को सुनकर प्रीतम की आंखें भी नम हो जाती है और मंजू तो फूट फूट कर रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों शांत होते हैं और फिर प्रीतम अपने मन ही मन कुछ सोचता है और मंजू से कहता है कि मंजू, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो मंजू कहती है, हाँ बताइए, क्या बात कहना चाहते हैं आप? तो प्रीतम कहता है कि देखो, आप भीख मांग रही हो, दुनिया की गलत निगाहें आप पर हमेशा बनी रहती है और फिर भी आप हमेशा परेशान ही रहती हो और आप अभी जवान भी हो। हजार दुनिया के मसले होते हैं। मैं आपकी सभी परेशानियां दूर करना चाहता हूँ। देखो, मैं आपकी तरह परेशान ही हूँ। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जिससे आपकी जिंदगी में भी बाहर आ जाएगी। कोई आप पर भी उंगली नहीं उठाएगा और मेरा भी घर बस जाएगा। मेरी पत्नी भी किसी और के साथ भाग गई है और आपके पति ने आपको छोड़ दिया है। आपका भी कोई सहारा नहीं है और हमारे घर में भी कोई लक्ष्मी नहीं है जो घर को अच्छे से संभाल सके। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। क्या आप मेरे घर की लक्ष्मी बनना चाहोगी? अब इस बात को सुनकर मंजू थोड़ी देर सोच विचार करती है और फिर कहने लगती है कि प्रीतम जी, अगर मेरी शादी आपसे होने के बाद आपकी पत्नी सोनी वापस आ गई तो फिर आप तो मुझे फिर से भगा दोगे और मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा से यह सब कुछ झेलना पड़े जो मैंने अभी झेला था। मैं जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रही हूँ बस वही ठीक है। कम से कम यह तो है कि मुझे बार बार से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। हाँ, सुबह से शाम तक मुझे भीख मांगनी पड़ती है और भीख मांगने के बाद मेरा गुजारा अच्छे से हो जाता है। आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं दोबारा से यह सब नहीं झेल पाऊंगी। तभी प्रीतम उससे कहता है कि मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो गया है और अब वो कभी मेरे पास नहीं आएगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मैं आपकी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, नहीं कि बिगाड़ना चाहता हूँ। और अगर वह कभी मेरी जिंदगी में वापस भी आएगी तो मैं इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं उसे बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रहने दूंगा। ऐसे धोखेबाज और घटिया औरत का कोई भरोसा नहीं है। अब इस बात को सुनकर मंजू कुछ देर और सोचती है और फिर प्रीतम से हाँ बोल देती है। अब प्रीतम मंजू के कंधे से उस गठरी को उतारता है जो गठरी मंजू ने अपने कंधे पर टांग रखी थी और उसके हाथ से कटोरा लेता है और उस कटोरे को दूर फेंकता है। मंजू का एक हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और अपना घर दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर मैं और मेरा छोटा भाई रहते हैं। अब आपको यहाँ पर कोई भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और यह मेरा घर है। अब पूरे घर को मंजू को दिखाता है तो मंजू जैसे ही घर की हालत को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो प्रीतम से कहती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है,
आज से यह मेरा भी घर है ना? तो प्रीतम हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आज से यह आपका भी घर है और आपको यहीं पर रहना है। तो मंजू घर के अंदर जाती है, झाड़ू निकाल कर लाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। और इधर जो प्रीतम होता है वह छत पर चला जाता है कुछ काम को करने के लिए। और अभी थोड़ी देर बाद ही प्रीतम का छोटा भाई जो बाहर किसी काम से गया हुआ था वो अब घर के अंदर आता है। जैसे ही वह घर के अंदर घुसा तो घुसते ही देखता है कि घर के अंदर एक महिला है और वह घर की साफ सफाई कर रही है। वह उसे देखकर बड़ी ही हैरान हो जाता है और वह उससे कहने लगता है कि अरे कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? कहीं चोरी करने के लिए हमारे घर में तो नहीं आ गई हो? ऐसा कहकर उसे डांटने लगता है। लेकिन तभी मंजू कहती है कि अरे हमारे घर में आकर हमें ही चोर बता रहा है और पूछ रहा है मैं कौन हूँ। तुम बताओ तुम कौन होते हो मुझसे यह सब पूछने वाले? अब दोस्तों, प्रीतम का छोटा भाई यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह मंजू का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर घसीटने लगता है। वह मंजू को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आता है। इतनी ही देर में जो उसका बड़ा भाई था प्रीतम, वह छत से नीचे की तरफ देखने लगता है क्योंकि मंजू उससे छूटने की कोशिश कर रही थी और वह उसे खींचे जा रहा था। तभी प्रीतम अपने छोटे भाई को आवाज लगाता है और कहता है कि छोटे, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, तू थोड़ी देर वहीं रुक, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। इसके बाद प्रीतम अपनी छत से जल्दी से नीचे वहां पर आ जाता है जहां पर उसका छोटा भाई और मंजू होती है। अब प्रीतम अपने छोटे भाई को पूरी बात बताता है और कहता है कि यह तेरी भाभी की सहेली है और यह भीख मांगती हुई इधर उधर भटक रही थी। तेरी भाभी तो मुझे छोड़कर चली गई थी और इनके पति ने भी इनको तलाक दे दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना यह हमारे घर की लक्ष्मी बन जाए और हमारे घर का सहारा बने। इस तरह से हमारा गुजारा भी अच्छी तरह से हो जाएगा और इनका समय भी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। अब इस बात को सुनकर पहले तो उसके छोटे भाई को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो वह यहाँ से गया था जब तो ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं थी और अब इतनी ही देर में घर में एक नया सदस्य बढ़ गया है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है कि भैया वह सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हें इस तरह से घर के अंदर रखोगे तो गांव वाले हम पर उंगली उठाएंगे और चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी। अब प्रीतम को भी यह बात सही लगती है और वह भी इस बात पर थोड़ी देर सोच विचार करता है और कहता है कि बताओ छोटे, फिर क्या करना चाहिए? तो वह कहता है कि अगर आपको इस घर में इन्हें रखना है तो आपको पहले मंदिर में जाकर इनसे शादी करनी चाहिए और उसके बाद यह हमारी भाभी बनकर इस घर में आराम से रह सकेगी। प्रीतम को भी अपने छोटे भाई की बात समझ आ जाती है। शादी तो उसे करनी ही थी, क्यों न वह पहले ही कर ले। तो वह अपने छोटे भाई को प्रधान जी को बुलाने के लिए भेज देता है और फिर प्रधान जी के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रधान जी भी वहां पर आ जाते हैं और वहां आने के बाद वह प्रधान जी को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनसे शादी कर लूँ और शादी करने के बाद हमारा घर बस जाएगा, हमारा नया परिवार बनेगा और इनकी जिंदगी के दुख भी खत्म हो जाएंगे। अब जो प्रधान जी होते हैं वह इस बात की सहमति जताते हैं क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की जिंदगियों में खुशहाली लौटकर आने वाली थी, तो वह भी इस बात की अनुमति दे देते हैं। अब गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और गांव के ही एक मंदिर में दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद मंजू प्रीतम के साथ रहने लगती है और उनके घर की लक्ष्मी बन जाती है और इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ मंजू को एक बेटा होता है और उस बेटे को पाकर प्रीतम बड़ा ही खुश हो जाता है। मंजू अपने घर और बच्चे की अच्छी तरह से देखरेख करती है, लेकिन एक दिन शाम को वह अपने पति से कहती है कि अगर आपको किसी दिन टाइम हो तो एक दिन का टाइम मेरे लिए निकालना। अब इस बात को सुनकर पहले तो प्रीतम थोड़ा सा हैरान रहता है और लेकिन फिर वह पूछता है कि आपको क्या काम है? तो वह कहती है कि यह काम तो मैं आपको वहीं चलकर बताऊंगी
और वहां पर आपको मेरे साथ ही जाना होगा। तो प्रीतम अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करते हुए उससे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जब भी चलना हो तो मुझे बस बता देना। और आपके लिए तो मेरे पास हमेशा टाइम ही टाइम है, क्योंकि दोस्तों प्रीतम और उसका भाई पुश्तैनी जमीन पर खेती करते थे। तो खेतीबाड़ी में उनका इतना जरूरी काम नहीं होता था जो कि रोज रोज जाना ही पड़ता हो। तो इसी वजह से उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, आपको जब भी चलना हो तो बता देना। तो दोस्तों एक दो दिन बाद मंजू अच्छे से तैयार होती है और अपने पति से भी तैयार होने के लिए कहती है। प्रीतम भी उसके कहानुसार अच्छे से तैयार हो जाता है और दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहीं जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में प्रीतम मंजू से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मंजू उससे कहती है कि आपको मेरे मायके चलना है। मेरे भैया भाभी ने मुझसे बहुत बुरे बुरे अपशब्द कहे थे, उन सभी का बदला लेना है। मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने भले ही मुझे ठुकरा दिया था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे गले से लगाया और उसके बाद मेरी जिंदगी को दोबारा से संवार दिया। इस बात को सुनने के बाद प्रीतम भी पूरे साहस के साथ मंजू के साथ उसके मायके पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद मंजू अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और अपने भैया भाभी को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। जोर जोर से आवाज लगाती है तो उसकी आवाजों को सुनकर वहां पर कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं जो मंजू के पास पड़ोस वाले रहते थे। तो वह बाहर दरवाजे से ही कहने लगती है कि भैया देख लीजिए, आपने भले ही मुझे ताने मार मार कर घर से भगा दिया हो, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है और मेरी जिंदगी भी अच्छी तरह से गुजर रही है। अगर आपको जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे पास आ सकते हो। क्योंकि दोस्तों उसके भैया भाभी ने जरा जरा से खाने पीने के सामान को लेकर मंजू को बहुत ज्यादा ताने मारे थे और इस तरह से उन लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था। इसी वजह से मंजू अपने घर को छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसके भैया भाभी ने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की थी। अब जो लोग चारों तरफ वहां इकट्ठा हो गए थे वह भी मंजू की इस बात को सुनते हैं और इन बातों को सुनने के बाद जो उसके भैया भाभी होते हैं उनके मुंह नीचे ही लटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मंजू के साथ बहुत बुरा और गलत बर्ताव किया था। और यह बात चारों तरफ लोगों को भी पता थी, क्योंकि अक्सर पड़ोसियों को हमारे घर के बारे में हमसे ज्यादा पता होता है। तो ऐसा ही कुछ मंजू के साथ भी हुआ करता था। पास पड़ोस के कुछ व्यक्ति उससे कहते थे कि बेटी आजा, तू यहाँ पर आजा, कोई बात नहीं, तेरे भैया भाभी तो ऐसे ही हैं। लेकिन मंजू उनसे भी मना कर देती थी, कोई बात नहीं, जब मेरे अपनों ने ही मुझे नहीं अपनाया तो मैं आपके यहाँ पर आकर भला क्या ही करूँगी। ऐसा कहकर मंजू ने अपने भैया भाभी को बहुत शर्मिंदा कर दिया था और उसके बाद अपने पति का हाथ पकड़कर अपने ससुराल में जाने के लिए निकल जाती है। दोनों पति पत्नी वापस से अपने घर जाते हैं और घर आकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। जो मंजू है वह उसके छोटे भाई का एक माँ की तरह ख्याल रखा करती है और उस घर को अच्छी तरह से संभालती है। तो दोस्तों यह थी कहानी एक लड़की की जिसके पति ने उसे छोड़ दिया और उसके बाद उसे भीख तक मांगनी पड़ी, लेकिन फिर बाद में भगवान की दया दृष्टि उस पर पड़ती है और प्रीतम के द्वारा उसे अपना लिया जाता है। आप क्या कहना चाहते हो प्रीतम के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे मंजू के बारे में? आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।